हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्पल। आज फिर हम मिल रहे हैं एक नए सेशन के साथ और आज हम मिलेंगे पीवाईक्यू के साथ। आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत सालों में पूछे जा चुके हैं आपके यूपीएससी द्वारा। ठीक है, और मेनली आज हम बात करेंगे एंशंट इंडिया पर कि एंशंट इंडिया में मेनली किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन को पुटअप किया जा रहा है। और हम ये देखते हुए चलेंगे कि किसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा, रीजन के साथ बात करते हुए चलेंगे। और एरिया पर जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से एरिया पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि हाँ, क्वेश्चन का एग्जैक्ट रिपीट नहीं होंगे, लेकिन क्या है उसके एरिया के आसपास घूम रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए कि कहाँ कहाँ से एशियंट इंडिया में आपके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर और सीनियर्स को शेयर करिए ताकि इस चीज़ का लाभ सबको मिल सके। और क्वेश्चन तो एक ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है पीवाईक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार के लिए आप थोड़ा कम भी पढ़ेंगे ना, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर लगा लिया तो बच्चे के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हमें आगे कैसे करना है। समझ रहे हैं आप? नहीं, पढ़ना भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं कि पढ़ेंगे नहीं। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए, पहला क्वेश्चन 2011 में ये पूछा हुआ है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बात करनी है इनमें से पहली बात तो कुछ स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होते हैं ना, यही बच्चे को घुमा देते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है कि यह प्रमुखता यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी क्वेश्चन बोलता है सही नहीं है, कभी बोल रहा है सही है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। हमें ये स्टेटमेंट बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपने ढंग से अच्छे से पढ़ा हो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपको पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका रिलीजन था, वो रिलीजन लौकिक सभ्यता ही था। लौकिक सभ्यता मतलब जो ऑर्डिनरी लोगों के बीच में था। समझ में आ रहा है? उनमें से धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं था। जैसे अगर आप वैदिक उत्तर वैदिक की तरफ चलेंगे तो थोड़ा सा चीजें वो आपका रिलीजन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, बिल्कुल सब कुछ क्या था, एक लोकल लेवल पर चल रहा था। तो उसके हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कपास, अगर आपको याद हो, कपास इस समय पर हड़प्पा में यूज हो रहा था, है ना? आपने देखा होगा कि मेहरगढ़ में भी हमको क्या मिले, कॉटन के हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। और साथ ही साथ अगर आपने याद हो तो हमें एक और मोहनजोदारो से हमको एक मूर्ति मिली हुई है, याद है आपको? उसमें भी हमको उस मूर्ति में जिसको पुरोहित की संख्या दी गई है, उसमें भी जो उसने क्लोथ्स का यूज किया हुआ है, वो भी ऐसा माना जाता है बाय द हिस्टोरियन कि ये भी क्या रहा, कॉटन रहा होगा। तो ओवरऑल तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, कपास तो था भाई, ये तो पक्का है। कहाँ? हड़प्पा में। तो दोनों स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग ठीक हो जाते हैं। ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, केवल वन, केवल दो, एक या दोनों। हमारे तो दोनों हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर एक और दोनों सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लेके नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अब आपका एक क्या एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा कि प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, ये तो हमें पता है कि अगर हमने जब आप मौर्य उत्तर, मौर्य उत्तर, गुप्ता गुप्ता उत्तर, तब तक मैंने देखते जाओगे तो काफी सारी वैज्ञानिक प्रगति हुई थी। तो इनमें से ये कौन सा स्टेटमेंट सही है, हम देख लेते हैं। कि प्रथम शताब्दी ईस्वी मतलब एडी की बात हो रही है, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था।
5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत क्या था। चलिए अब एक एक स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि प्रथम शताब्दी विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का उपयोग आम बात थी। ये देखिए, अगर आपको याद हो चरक संहिता, जो कि चरक ने लिखी है, और उसमें हम उस बुक में हम बहुत सारी क्या देखते हैं, चिकित्सा के बारे में बुक थी, अलग अलग ज्वर हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग भाई अब जानकारी मिल रही तो उस हिसाब से औजार भी तो होंगे, तो विशिष्ट अन्य औजारों का उपयोग आम था। आम हो गया, फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते वो चीज बहुत कॉमन हो चुकी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। समझ में आ रहा है। अब सेकंड पे चलते हैं। तीसरी शताब्दी ईस्वी मतलब 3rd सेंचुरी एडी में क्या बात हो रही है कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों, देखिए आंतरिक अंगों का मतलब है कि कैसे, मतलब एक इंटरनली जैसे ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, क्या वो सब होना शुरू हो चुका था। इस टाइम तक इतना एडवांस नहीं हुआ था, लेकिन हाँ चरक संहिता से हमें कुछ बहुत सारे रोगों और उनको कैसे कैसे ठीक किया जाता है उनके बारे में हमें पता चलता है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत क्या था। जया का सिद्धांत इसमें 5th सेंचुरी बीसी के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सेंचुरी बेस पर आया हुआ है, ये वही बच्चा क्वेश्चन कर सकता है जिसको थोड़ी डीपली नॉलेज होगी। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में जया का सिद्धांत, ये देखिए कोण के जय का सिद्धांत हमने देखा था कि इस समय तक आते आते अगर आपको पता हो आर्यभट्ट 0 दे चुके थे, आपका पाई का मान 22/7 3.14 है वो दे चुके थे। साथ ही साथ हमने देखा था कि इस समय तक हमें क्यूब रूट है ना, वर्गमूल, आपका स्क्वायर रूट, इन सब की चीजें हमें क्या हो गई थी, ये सब चीजें अब तक की ज्ञात हो चुकी थी। तो उसके अकॉर्डिंग कोण का जय का सिद्धांत भी आ चुका था। और ये बातें कब की है, ये तो गुप्ता के टाइम पीरियड की बात है। समझ में आ रहा है। तो 5th सेंचुरी एडी तक आते आते तो बहुत ही ज्यादा फ्लरिश हो चुका था। तो उसके अकॉर्डिंग ये गुप्ता के पीरियड की ही बात हो रही है। 5th सेंचुरी एडी में आपके गुप्ता ही तो थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। अब ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत ये क्या होता है, आपने देखा होगा चतुर्भुज है ना, आपका क्वाड्रिलेटरल, आपका पैरेललोग्राम, सबकी क्वालिटीज कुछ कुछ सेम होते हैं ना। तो इनकी क्या है, इनका हमें एरिया मिल चुका था, आपका चतुर्भुज निकालने का, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला मिल चुका था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको याद हो ब्रह्मगुप्ता, जो कि गुप्ता के कोर्ट में थे है ना, जो कि आपकी चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में आपको नवरत्न दिखाई देंगे, उन्हीं में से आर्यभट्ट और ये कौन है, आपका ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट का अगर सिद्धांत आपने देखा हो तो उसमें हमें चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज का हमें क्या मिलता है, चक्रीय चतुर्भुज है ये। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये होता है चक्रीय, इसका हमें क्या एरिया निकालना आ चुका था। आई होप आपको क्लियर हो गई हो। उसके अकॉर्डिंग हमारा 1st सेंचुरी भी से ये करेक्ट है आपका, क्योंकि अंगों का भी नहीं हुआ है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ACD। अब आप देख लीजिए पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा और चौथा आपका इस स्टेटमेंट में है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 80 आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। समझ में आया। अब हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो, ये 2 से 3 चैप्टर को मिक्स करके ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर से एक इंटरेस्टिंग, फिर से स्टेटमेंट के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट पढ़िएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रत्येक श्रेणी, श्रेणी, श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है। श्रेणी क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ द ट्रेडर्स,
प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ये देखिए, पहली स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ा हो श्रेणी के बारे में, तो श्रेणी क्या होता है? श्रेणी एक ग्रुप ऑफ द ट्रेडर्स होता है और इनका जो हेड होता है वो राजा नहीं होता है प्रशासनिक तौर पर। इनका अपना एक हेड होता है, अपना एक ग्रुप होता है और उन्हीं में से एक हेड को हेड बना लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत मानी जाएगी, क्योंकि उनका हेड तो अपना ही होता है। ठीक है, अपना बनाते हैं। ठीक है, देखिए जिन लोगों ने पेपर दिया है बहुत अच्छी बात है, और जो पेपर देने की तैयारी में है उनके लिए पीवाईक्यू बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं से ही आपको एक रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पे आपको कैसे चलना है वो ये पीवाईक्यू आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ये देखिए, श्रेणी में आप देखोगे जब श्रेणी ट्रेडर्स ऑफ द ग्रुप्स होती थी तो इनको कुछ काम दे दिए जाते थे। ठीक है, जिसमें से वो वेतन देने का काम करती थी, भाई पैसे से रिलेटेड ट्रेडर्स है। ठीक है, वेतन देना काम भी कर रही है, काम करने के नियमों में भी ठीक है स्टैंडर्ड होता है ना कि ऐसे ऐसे काम करना है, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। कीमत प्राइस को सुरक्षित, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि श्रेणी का ये काम होता था कि उनको प्राइस भी देखना है, प्राइस की कितनी कितनी होंगी या फिर कितना वेतन वगैरह देना है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सही है। अगर नेक्स्ट पे चलते हैं, जब हम श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। देखिए अब ये बताया हुआ है कि जो श्रेणी होती थी उसमें जो जितने भी मेंबर्स होंगे उनके ऊपर, आप जब कुछ कॉन्टेक्स्ट में इसके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे तो श्रेणी का क्या होता है, वो अपने उसके पास ये राइट होता था कि वो कुछ ऐसा छोटा मोटा जज के फॉर्म में भी काम करती थी। तो उसके अकॉर्डिंग भाई ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, मैं फिर आपको बता रही हूँ, राजा उनका हेड नहीं होता था, उनका वो अपना ही कुछ हेड होता था। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड इसके अकॉर्डिंग हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। अब चलते हैं फिर से एक नए स्टेट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से हम्म निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये देखिए, अब ये क्वेश्चन 2013 में फिर से सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा गया था। इससे पहले भी हमने सिंधु सभ्यता के बारे में क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको भाई इसको देखना ही पड़ेगा। जुड़े रहे एग्जाम्पल के साथ, आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ाई जाएंगी, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे, ताकि आपको चीजें ना क्लियर हो दिमाग में। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, मैं बता रही हूँ आपका दिमाग है ना बिल्कुल खुल जाता है। आप जो चीजें आपको नहीं भी पता होती ना वो भी आपको क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाती है। और कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है ना, वो दिमाग को घुमा देता है कि कैसे इसका आंसर क्या हो सकता है। और यूपीएससी ही क्वेश्चन ऐसे घुमाता है कि क्वेश्चन बच्चा समझने में थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हो ना आप, तो उस चीज को ध्यान रखने की, जब मैं पढ़ूँ ना वो चीज आनी चाहिए। पीवाईक्यू का फायदा यही होता है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 2013 का क्वेश्चन है, इसमें सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में, जो वहां के उस समय पर कॉमन से लोगों का सही चित्रण कौन करता है, हमें वो देखना है। उनके विशाल महल व मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं और दोनों का पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये देखिए, विशाल महल और मंदिर होते थे। अगर आपको पता हो गुप्ता टाइम पीरियड में ही सबसे पहले मंदिर आए थे। सबसे पहले पत्थर के जो मंदिर, पत्थर से, और फिर बाद में वो ईंटों से बनने लग गए, है ना। सबसे पहली बार जो मंदिर बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं? वो गुप्ता के टाइम पीरियड में बन रहे हैं। तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ये लाइन तो वैसे ही गलत हो गई, इतना बड़े बड़े मंदिर तो है ही नहीं। इवन आपको आपको कोई ऐसा कोई अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी हो तो आपको मंदिर जैसा ऐसा कोई बहुत बड़ा एविडेंस नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो उसके स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया ये वाला। नेक्स्ट है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये तो ठीक है, चलो देवी और देवता, मेनली देवी देवी थी, लेकिन ये चलो देवता भी थे, ऐसी बात नहीं। पशुपति की हमें कितनी सारी सील्स वगैरह मिली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा।
थर्ड स्टेटमेंट में वे युद्धों में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग। एक और बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन जब मैंने लास्ट ईयर पीवीआईक्यू में देखे हैं तो घोड़े से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा में घोड़े थे या नहीं थे। ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हड़प्पा में घोड़े थे या नहीं थे, और कहां कहां से हम इसके एविडेंस मिले अगर थे भी तो। ठीक है, तो युद्धों में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते। देखिए इतना एडवांस नहीं हो गया था, हड़प्पा में घोड़े जो थे ना वो हमें नहीं मिलते। आंसर तो मैंने बता दिया आपको, बट फिर भी मुझे इसके एविडेंस जरूर बताइएगा कहाँ कहाँ पे। हड़प्पा में हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं उनकी हड्डियों के, उसकी मिड़ मूर्तियों के, मतलब मिट्टी की बनी हुई चीजों के, हड़प्पा जो घोड़े से बने हुए थे उनके एविडेंस हमको मिलते हैं। ठीक है, तो युद्धों में घोड़े द्वारा रथ जो है वो अभी नहीं, क्योंकि हड़प्पा में भाई इतना घोड़े का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा था इवन। तो थोड़े बहुत एविडेंस मिले, वो एक एक्सेप्शन केस है, बट ऐसे नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ जो ये रथ वाली बात हो रही है, घोड़े पर रथ, ये एक वैदिक कालीन क्या है, ये वैदिक वैदिक क्वालिटी है ये। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर वैदिक वैदिक की क्वालिटी है ये। तो ये मेरा आंसर सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड वाला भी। तो सिर्फ बी इसका आंसर होगा, तो केवल बी इसके आंसर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। as you know that। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट इज 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन 2014 और 2015 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने बुद्ध पढ़ा हो, बुद्ध की अगर आपको वो बिल्कुल याद हो कहाँ कहाँ गए कैसे कैसे गए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ही दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अवंती, कौशल, गंधार, मग। ये मग नहीं होगा, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मगध है। ठीक है, अब ये देखिए अवंती, अगर आपको याद हो तो ये देखिए जब वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया है उन्होंने, सबसे पहले जन्म उनका कहाँ हो रहा है, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जन्म हो रहा है, उसके बाद लुम्बिनी के बाद वो जब उनका जन्म हो गया तो उसके बाद अगर आपको इवेंट याद हो, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि उनके जब जब वो घर से चले गए थे और उसके बाद वो पहली बार कहाँ गए, फिर वो वैशाली से, अगर आपको याद हो वैशाली के उन्होंने उनसे मिले थे अलार कलाम से, फिर वैशाली, फिर उनको बाद में कौन मिले, राजगृह के वो मिले, राजगृह के रुद्रक रामपुत्र, उनसे भी उन्होंने शिक्षा ली थी। फिर उसके बाद वो बौद्ध गया गए, है ना, वहां पे जाकर के उन्होंने क्या किया, बौद्ध गया में उन्होंने क्या किया था, मतलब आपको पता होगा कि उन्होंने वहीं पे उनको एनलाइटमेंट मिला था। सारनाथ, सारनाथ में फर्स्ट वो दिया था आपको क्या, फर्स्ट सरमन था, पहला उपदेश दिया गया था। और उसके बाद उन्होंने अपना धर्म फैलाना स्टार्ट कर दिया। सबसे ज्यादा धर्म फैलाया है उन्होंने कहां पर, कौशल। कौशल की राजधानी क्या है आपकी, ठीक है, कौशल की राजधानी क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कौशल में आप गए। इसके बाद हम क्या देखते हैं, डेथ कहां पर हो रही है, डेथ उनकी कुशीनगर में हो रही है। तो इतने में हमने ये देखा कि ये सारा के सारा, खैर ये बोध गया सारनाथ ये सब मगध से जुड़े हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लुम्बिनी, वैशाली और ये सारनाथ, बोध गया, ये राजगृह, ये सारे के सारे जो जगह हैं, ये राजगृह, वैशाली, ये सब मगध के अंदर आता है। तो उसके अकॉर्डिंग इससे तो भाई वो तो जुड़े हुए हैं, ये सही है। नेक्स्ट कौशल, कौशल मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर वो दिए हैं क्या, सबसे ज्यादा अगर उन्होंने अपना स्प्रेड किया है अपने अपने विचार, तो वो कौशल में दिया था, तो ये भी ठीक हुआ। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं गंधार। गंधार, देखिए गंधार आपका पाकिस्तान वाले एरिया के साइड में पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऐसा कभी कुछ था नहीं। हमें गंधार आर्ट मिली है जो कि बुद्धा से रिलेटेड है, वो की बहुत बात की बात है। लेकिन यहाँ गांधी, गांधी जी कह रही हूँ सॉरी, आपके बुद्धा जी तो कभी नहीं गए, ये तो गलत हुआ। अवंती, अवंती ये एक जगह है, अवंती, ठीक है, अवंती जगह है आपकी एमपी वाले रीजन में पड़ती है, और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बुद्ध खुद नहीं गए थे, क्या करने के लिए, अपना धर्म स्प्रेड करने के लिए। यहाँ पर तब तक जाते जाते वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, इस समय पर गए हैं आपके महाकच्यान। तो अब बुद्ध तो जब डायरेक्टली बुद्ध का प्रत्यक्ष संबंध पूछा हुआ है ना, महाकच्यान,
ये जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी स्टेटमेंट गलत, ये फर्स्ट और सेकंड गलत, तो आंसर है 3 और 4। तो आप सब 3 और 4 आप सी में देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हो क्वेश्चन फॉर्म कैसे हुआ है, वो ये बच्चा वही बता सकता है जो डीप नॉलेज लेकर के चल रहा हो। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अब हम। ठीक है, अब क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग है, 2015 का क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन में फिर से एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, फ्यूडलिज्म पर पूछा गया है। फ्यूडलिज्म में जिसको अच्छे से पता हो तो वो इसका आंसर दे सकते हैं। हम यही देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अत्यंत अत्यंत सशक्त के केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता। केंद्रीय राजनीतिक सत्ता, देखिए जब सामंतीवादी व्यवस्था स्टार्ट होती है, सामंतवादी व्यवस्था शुरू होती है, तो आपका सेंट्रल धीरे धीरे क्या हो जाता है, वीक होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहा, तो सेंट्रल क्या हो रहा है धीरे धीरे, अगर वो वीक हो रहा है तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि सेंट्रली वीक हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो बाकी लैंड्स बटी हुई हैं, जो सामंत को दी हुई है वो लैंड, वो ज्यादा पावरफुल होंगी, और सेंट्रल धीरे धीरे उसके हाथ से पावर धीरे धीरे छूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। इन्होंने बोला हुआ है कि आपका सेंट्रल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो अकॉर्डिंग तो इसके बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, भूमि के नियंत्रण व स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। ठीक है, हम ये देखते हैं कि एक नया ओनरशिप स्टार्ट हो जाता है, कि जैसे ये राजा है, राजा यहाँ लैंड दे रहा है, यहाँ लैंड दे रहा है, यहाँ लैंड दे रहा है, यहाँ दे रहा है, तो अब ये चीजें ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जो कि एक पर्टिकुलर लैंड पर होता है, तो एक न्यू ओनरशिप बिल्कुल सही है। थर्ड हम देखते हैं, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी और दास का संबंध बना। ऑफ कोर्स जिस लैंड पर अब सामंत है वो और उनके बीच में जो दास है उनके बीच में क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा। जब आप उस लैंड पे रह रहे हो तो रिलेशन तो होगा ही ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो 2 और 3 इसका ऑप्शन होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग बी आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा। अब नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब एक फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों व राजवंशीय इतिहासों में और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। ये देखिए अभी श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक, मागध। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा है, क्योंकि सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों को ना, इतिवृत्ति जैसे हिस्ट्री होता है उनको कलेक्ट या उनको फिर ये सब कंठस्थ करने का काम किसका है। तो अगर यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी करें तो अब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे श्रमण, श्रमण क्या होगा, श्रमण जिसको मतलब लाइक श्रमण जैसे चीजें हो गई, जैसे आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, है ना, श्रमण हो गए। दूसरा है अग्रहारिक, अग्रहार, अग्रहार अगर आपको पता हो ये तो एक लैंड होती है जो कि ब्राह्मण्स को दी जाती है। ठीक है, द नेक्स्ट इज परिव्राजक। परिव्राजक वो होते थे कि ये भी बुद्धा से रिलेटेड है कुछ। ठीक है, तो अब आपने ये तो आप इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट सी और बी गलत हुआ, तो आपका स्टेटमेंट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि जो डी है मागध। ठीक है, मागध इसको बोला जा सकता है और इसका आंसर मागध ही है। ये एलिमेंशन मेथड से भी आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ इसके ऑप्शन नहीं है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई नहीं, आप इसका आंसर डी मान के चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की कहानी मिलती है? शुंग राजवंश, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? अगर आपको याद हो, शुंगों का जो कि मौर्य के बाद आए थे, उसमें कौन था? उसका पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का भाई कौन है? पुष्यमित्र का बेटा, संस्थापक के पुत्र अग्निमित्र। अग्निमित्र, ठीक है। अग्निमित्र, अगर आपको याद हो, अग्निमित्र ने क्या किया था? अग्निमित्र और एक आपको एक की अग्निमित्र की लव स्टोरी मिलती है, जिसमें आपको मिलता है अग्निमित्र और मालविका। इन दोनों की लव स्टोरी हमें कहाँ मिलती है? ये देखिए, स्वप्न वर्षादाता, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत, रत्नावली। अगर आप इसका आंसर नहीं भी बता पाएंगे तो आप इसको तब भी ऐसा, अगर आपको ये इनके बेटे का नाम पता हो अग्निमित्र, तब भी आप इसका आंसर लगा सकते। थोड़ा उसका साउंड ऐसा लग रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा मालविकाग्नि। मालविका, मालविका अग्निमित्र, अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। अगर आपको याद हो तो ये कालिदास की ही एक रचना है। सॉरी, कालिदास एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। इनका टाइम क्या? आपके चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि गुप्ता से रिलेटेड था, उसके टाइम में नवरत्न थे, उनमें कालिदास भी एक था। अभी हमने पीछे पढ़ा आर्यभट्ट और आपका ब्रह्मगुप्त और इन सब के बारे में। सेम हेयर यहाँ पर भी। ये अब जो आपका कालिदास था, उनके आपको बारे में पता चलेगा, उनके बहुत सारे नाटक भी हैं। भृकुमवंशी है, और आपका मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, उनके काव्य, महाकाव्य, वो भी बहुत हैं, है ना। रघुवंशम, मेघदूत, तो ये बहुत ही फेमस है। थोड़ा कालिदास पे ध्यान रखते हुए चलिएगा जब भी आप पेपर पे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। चलिए, अब क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगनों पर विचार कीजिए। शब्द विवरण, हमें एरिपत्ती बोला हुआ है, आपको बताया हुआ है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आपको ये बताना है। देखिए, एरिपत्ती, भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एरिपत्ती, जब आप साउथ की हिस्ट्री पढ़ेंगे, चोल चेल पांडे वाली, तो मेनली जब हम चोल के बारे में बात करते हैं, एनसीईआरटी भी हमको बताती है कि उस समय के जो टैक्सेशन थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। तो ठीक है, तो जैसे एरिपत्ती के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि ऐसी भूमि जिनको ये टैक्स हिट किसके लिए रखा जा रहा है? जलाशय, पॉन्ड्स वगैरह के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते तन्यूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम। देखिए, अकेले ब्राह्मण को, जो अकेले ब्राह्मण को जो लैंड ग्रांट की जाती थी, उसको ब्रह्मादेय बोलते थे, ब्रह्मादेय। और जो लैंड फ्री में बिल्कुल फ्री, टैक्स फ्री है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अग्रहार, जो कि ब्राह्मण्स को दी जा रही है। ये अकेले ब्राह्मण को दी गई लैंड ब्रह्मादेय होता है। और तन्यूर क्या होता है? तन्यूर तो क्या है? पूरे के पूरे ग्राम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का टर्म है ये। ठीक है, एक ब्राह्मण समूह को दान में दी गई नहीं। अब ब्राह्मण समूह को दान में दी गई, ये बिल्कुल करेक्ट, गलत है ये स्टेटमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग ये एकदम तन्यूर, जो आपको बता रही हूँ मैं, ग्राम के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर। और अगर इसके अगर अकेले ब्राह्मण को ब्राह्मण है, और वो अग्रहार। ठीक है, घटिका देख लेते हैं। घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय और उपयुक्त में से कौन? ठीक है, अब देखिए, घटक का जो होता था, ये जब आप कर्नाटक के मंदिर देखोगे पल्लवों के टाइम पर, तो उससे रिलेटेड एक ये आपके विद्यालय टाइप होते थे। तो ये आपका फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सम्राट अशोक के राज्य देशों में सबसे पहले विकूटन स्पाइफर किसने किया था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये अगर आपको पता हो तो ये ट्वेल्थ की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट पेज, सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पेज आपको दिखाई देगा, उसका उसी में ये लाइन दी हुई है, स्टेटमेंट बिल्कुल, कि कौन सा ऐसा राजा कौन था ऐसा जिन्होंने फर्स्ट टाइम
आपके जो अशोक थे, अशोक के आपको याद है ना, ब्राह्मी और खरोष्टी, फर्स्ट टाइम किसने डिसाइफर की थी? और वो थे जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, है ना। और उसके बाद और भी बहुत लोग आते हैं, फर्ग्यूसन आते हैं जो इसको डिसाइफर करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जेम्स प्रिंसेप हो जाता है। याद रखिएगा 1838 में, 1868 में किसने? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और ब्राह्मी प्लस खरोष्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अशोक का आ गया है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान से पढ़िएगा। और ये क्वेश्चन कभी कभी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर के शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणन्यो अशोक या फिर राजा अशोक उल्लिखित है? कौन सा ऐसा है जगह जहां पर आपको ये मिलता है कि रणन्यो अशोक, मतलब उभारदार पिक्चर है, समझ में आ रहा है? और वो हमें मिलती है कनघनअली से। कनघनअली कहाँ है आपका? कर्नाटक में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजा का, अशोक का नाम कहाँ मिलता है, अशोक वर्धन कहाँ मिलता है, ठीक है। अशोक वर्धन हमने देखा था कि पुराणों में मिलता है, और वो मास्की, गुर्जरा, ठीक है, नेत्तूर, उद्गोलम, ये वो जगह हैं जहां पे हमें अशोक का नाम मिलता है, समझ में आ रहे हैं। और हमको देवाना प्रिय की उपाधि कहाँ पर मिलती है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 में पूछा, 2019 अभी की बात है, रिसेंट की, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? ये देखिए, चहुंद्रो, कोटदीजी, सोहगौरा, वैसलपुर। वैसल नहीं है ये देसलपुर है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है। चहुंद्रो अगर आपको याद हो, चहुंद्रो और कोटदीजी, ये दोनों की दोनों सिंध वाले इलाके में है, ठीक है। और जो कि हड़प्पा के ही क्या है, हड़प्पा के ही साइड है ये, तो बिल्कुल ठीक है दोनों के दोनों। देसलपुर जाओगे तो देसलपुर भी आपका ही हड़प्पन साइट है। और ये क्या है, ये गुजरात के कच्छ इलाके में है। गुजरात में कच्छ इलाका है, वहां से है, ठीक है। सोहगौरा अगर आपको याद हो, तो सोहगौरा एक ऐसी लैंड थी जो, सॉरी सोहगौरा लैंड नहीं है, सोहगौरा एक एक अभिलेख है, ठीक है। सोहगौरा एक इंस्क्रिप्शन है, जिस जो हमें कहाँ पर, अगर आपको याद हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मिला था, जिससे हमें अकाल के बारे में पता चलता है। अकाल और किससे जुड़ा हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये तो मौर्यन से हुआ, तो उसके हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल सी नहीं है, तो सोहगौरा नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता, अच्छा आपका ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो इनके सामने है, ये प्रस्थल है और ये राज्य है, कि ये राज्य बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है आपको, जो काफी चैप्टर से, देखिए आप देख रहे हैं ना कि यूपीएससी क्या पूछ रही है, काफी चैप्टर जो मिक्स हैं उनसे करके पूछ रही है। जिस बच्चे को याद हो, भीलसा क्या मध्य प्रदेश में है? भीलसा मध्य प्रदेश में है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भीलसा जो है आपका, ये विदिशा वाला इलाका याद है आपको, यहीं से रामगुप्त के भी आपको कॉइन्स मिले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो ठीक है मध्य प्रदेश में। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में है? द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि द्वार समुद्र है आपका कहाँ, आपका कर्नाटक में है। अगर आपको याद हो, जिस बच्चे को वैसे ही याद हो, तो ये होयसल की राजधानी है, जो होयसल वंश था, क्या है? होयसल वंश की राजधानी। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ आपका?
बिल्कुल गलत हुआ, ये स्टेटमेंट सही हुआ। गिरिनार जो कि गुजरात में है, गिरिनार गुजरात में है। अगर आपको याद हो तो यहाँ से हमें क्या मिला हुआ है, जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, ठीक है, और अशोक के अभिलेख भी मिले हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्थानेश्वर, उत्तर प्रदेश। अगर आपको याद हो तो गुप्ता के बाद जब पोस्ट गुप्ता आए थे तो हर्ष आए थे। हर्ष ने क्या किया था, स्थानेश्वर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्थानेश्वर, ये प्लेस कहाँ पर है, जो हरियाणा वाले रीजन में है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही गलत है, वहां पर उन्होंने रूल किया था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ। तो आपका फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सर एक बिल्कुल करेक्ट हुआ। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए, काफी ट्रिकी था क्वेश्चन, बस समझने वाले के लिए है। चलिए अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया है, ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इनमें से किस किंग के बारे में बात हो रही है। चलिए, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय, इससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था। ठीक है, अभिलेख के माध्यम से परामर्श तो कौन ही देगा, ये आप मुझे बताइए। कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या अपने धार्मिक संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये देखिए, अगर आपको याद हो अशोक का अभिलेख 12 में उसने अपने संप्रदाय की क्या की है, हाँ अपने संप्रदाय की प्रशंसा की है, और साथ ही साथ उसने ये भी बोला है कि दूसरे के संप्रदायों की आपको क्या करना है, निंदा नहीं करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, अशोक। हर्षवर्धन वैसे भी नहीं हो सकता कि अशोक ने ऐसा, हर्षवर्धन का में ऐसा कोई मिला ही नहीं है, ठीक है। और रही बात आपको समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति थी, वो प्रशस्ति थी, ठीक है। और ये कृष्णदेव राय तो साउथ का विजयनगर का किंग है, तो आप वैसे भी इसका अपने आप का आंसर एक बार लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में उल्लिखित, ये हंडी नहीं है ये हुंडी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। अगर आपको याद हो, मतलब पोस्ट मॉडर्न के बाद आपका पोस्ट मॉडर्न में हर्ष, हर्ष के बाद पोस्ट हर्ष आ जाता है ना, मतलब अर्ली मिडेवल लगभग स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें से कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे स्टेटमेंट सही है कि राज्य राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श था ये, या फिर प्रतिवन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही थी, विनिमय पत्र था, या फिर सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आवेश था। अगर आपको याद हो, हुंडी एक ऐसी चीज होती है कि जिसके थ्रू, जैसे आज हम जाते हैं ना करेंसी एक्सचेंज होती है, तो हुंडी भी क्या होता था, जैसे मैं जा रही हूँ किसी दूसरे देश में किसी दूसरी जगह पर, तो उसको हुंडी दे दिया जाता था, जिसके थ्रू, उस हुंडी के थ्रू उसको क्या मिल जाएगी, करेंसी मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि रास्ते में करेंसी नहीं ले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि रास्ते में भाई कितने चीजें हैं, पहाड़ कह रही हूँ, आपका कुछ अटैक हो गया, या फिर आपके ऊपर बाढ़ आ गई, या कुछ भी, कोई भी चीजें हो सकती है, तूफान आ गया, कुछ भी हो गया, समुद्र के रास्ते से आना जाना करते थे ना, तो भाई करेंसी क्या हो जाएगी, करेंसी तो खराब हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हुंडी दिया जाता था, जो हुंडी क्या करने, एक तरह से एक्सचेंज करने के लिए काम आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये विनिमय पत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो कि उस समय पर यूज हो रहा है। चलिए आप एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 16 नंबर, कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग नीची जाति की सिविल विधि थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र मृत्यु के अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरे नंबर पर, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति के मामलों पर विचार करती, जबकि दायभाग, ये दायभाग है, व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों के दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। ये देखिए, अगर आपने ये प्रॉपर्टी संबंधी चीजें पढ़ी हो, चुकी हमें मिताक्षरा, मिताक्षरा एक पता है ना आपको बुक है, इस रिटन बाय द विज्ञानेश्वर,
ये जो बुक हमें मिताक्षरा, ठीक है, देखिए ऐसी कोई भी है नहीं जो नीचे जाति के अलग से स्टेटमेंट हो, नीचे जाति के अलग से सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हो, ऊंची जाति के लिए अलग से। ऐसा कोई प्रॉपर्टी के लिए कोई भी हमारे पास कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाती है कि दाई भाई नीचे जाति के लिए है, मिताक्षरा ऊंची जाति के लिए है। ऐसा कुछ नहीं था। अगर सारे के सारे रूल रेगुलेशन होंगे तो वो सभी के लिए एक होंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। सेकंड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें ये अंतर है कि मिताक्षरा व्यवस्था वो होती है जिसमें आपको पिता के जब पिता है उसी दौरान में आपको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। दायभाग व्यवस्था वो होती है पिता के मरने के बाद ही आपको प्रॉपर्टी में राइट मिलता है। तीसरा इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें मतलब मिताक्षरा पुरुषों से रिलेटेड है और दायभाग महिला से रिलेटेड है। ऐसा कोई भी टेक्स्ट हमको इंडियन हिस्ट्री में नहीं मिलता है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, जहां पे अलग से महिलाओं की प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रहा हो। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है। तो आपका फिर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो केवल दो इसका आंसर माना जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। निम्नलिखित युगनों पर विचार कीजिए। ये ऐतिहासिक स्थल है और ख्याति का कारण, क्यों ये प्लेस इतना फेमस है। देखिए अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता ना तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने वो विशाल मंदिर वाला देखा था हड़प्पा में, कि मंदिर में तो विशाल, वहां पर तो विशाल मंदिर होते ही नहीं थे। नेक्स्ट देखिए अब, बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर। अगर आपको पता हो बुर्ज होम, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। ठीक है, बुर्ज होम अगर आपको पता हो तो ये एक न्यूलिथिक साइट है। क्या है ये? एक न्यूलिथिक साइट है। और ये न्यूलिथिक साइट अगर आपको पता हो, इवन वहां पर मतलब आपको पता हो ना बुर्ज होम न्यूलिथिक साइट, और में जमीन के अंदर जा करके घर वगैरह आपको मिले हैं, वो सारी चीजें मिली हुई हैं। तो भाई जो साइट इतनी ज्यादा अभी बैक में है, मतलब इतनी ज्यादा डेवलप ही नहीं है, जहां लोग घर जमीन के अंदर बना रहे हैं, वो लोग शैलकृत देव मंदिर, भाई बहुत बड़ी बात है। रॉक कट कर करके मंदिर बनाना उनके लिए कैसे बड़ी बात है। आप ये क्वेश्चन वैसे ही इसको आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गई। चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कला, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो, चंद्र केतुगढ़ ये एक प्लेस है जो कि टेराकोटा टेराकोटा मिट्टी से जो बनती है उसके लिए बहुत फेमस है। तो ये बिल्कुल ठीक है। गणेश्वर, ठीक है अगर आपको सेकंड नहीं भी पता है, गणेश्वर ताम कलाकृतियां। गणेश्वर एक ऐसी जगह है जो अगर आपने ट्वेल्थ की एनसीईआरटी भी पढ़ी हो, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1, और आपको चैप्टर नंबर 1 में है जो हड़प्पा से रिलेटेड है, आपको जगह मिलेगी जहां ये लोग ट्रेड करते थे। तो गणेश्वर ऐसी जगह थी राजस्थान में है, जहाँ की खेतड़ी से बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, तांबा आ रहा है, तांबा ताम्र कॉपर। तो भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हुई। ठीक है, अगर जिसको सेकंड नहीं भी पता है। देखिए थर्ड, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कई बार ये सारी चीजें ही काम आती है क्वेश्चन में। केवल फर्स्ट, केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल थ्री, केवल दो और थ्री। अब देखिए ये अगर हम इसको गलत भी मान लें, फर्स्ट, ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फर्स्ट, ये भी फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, ये भी गलत हो गया। बचा क्या? केवल तीन, केवल दो और तीन। तो इसमें तो देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो दो और तीन उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही माने जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा। इनमें से आपको बताना है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी के हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्न में से कौन सा राज्य शासन कर रहे थे। जब आपका गुप्ता का क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, तो उसके बाद कौन कौन से रूलर्स थे। देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, मगध के गुप्त, जब गुप्त गुप्त खत्म हो गए थे, तो एकदम से ऐसे नहीं कि बिल्कुल कोई भी चीज आई और एकदम से खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। कुछ एविडेंस तो हमको मिलते ही है थोड़े बहुत भी। तो ऐसे ही जब आप देखोगे कि ये इंडिया है,
ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा समझते हुए चलिए, बस थोड़ा सा है। अब आप देखिए मगध के गुप्त, ये जो ये वाला इलाका है, ये बिहार वाला रीजन, इसमें भी मगध रूल कर रहे थे। मगध के बाद जो पोस्ट मगध होंगे ना, जो पोस्ट गुप्ता होंगे, उनके बाद भी अभी कुछ है यहाँ पे जो रूल कर रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये गल सही हुआ। सेकंड हम देखते हैं मालवा के परमार। अगर आपको याद हो कि मालवा के परमार ये 10th से 14th सेंचुरी में, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है कि इस वाले रीजन में ये लोग रूल कर रहे थे मालवा के परमार, लेकिन ये कब रूल कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ये 10th से लेकर के 14th सेंचुरी के में टाइम पीरियड में बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन 7th सेंचुरी का पूछा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड भी अगर आपको याद है। दूसरा, थानेश्वर के पुष्यभूति, थानेश्वर के पुष्यभूति याद है, स्थानेश्वर थानेश्वर एक ही जगह, दोनों एक ही है। पुष्यभूति, पुष्यभूति वंश किससे रिलेटेड है, आपका वही हर्ष से रिलेटेड है ना। तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग, भाई गुप्ता के बाद कौन आ रहे हैं, हर्ष ही आ रहे हैं, तो ये वाला एरिया जो ये है हरियाणा वाला एरिया, इस वाले रीजन में इनका कंट्रोल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्नौज के मौखरी। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा भी याद हो, थाने आपने हर्ष के बारे में पढ़ा हो, तो हर्ष की जो बहन थी राजश्री, उसकी शादी हो जाती है राज्यवर्मन के साथ, और राज्यवर्मन कौन थे, कन्नौज के ही तो मौखरी थे। ठीक है, कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है इंडियन हिस्ट्री में, आप देखोगे एंशंट इंडिया में और अर्ली मिडिवल में भी। तो देखो कन्नौज के मौखरी, तो इसका शादी हो रही है भाई, शादी हो रही है इसमें, इसकी शादी हो रही है राजश्री की, किसके साथ शादी हो रही है राजश्री की, राज्यवर्मन के साथ, राज्यवर्मन के साथ हो रही है, तो ये भाई ये स्टेटमेंट भी ठीक हुआ। देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादव अगर आपको याद हो, तो ये लोग देवगिरी, ठीक है भाई, देवगिरी ठीक है, यहाँ पे इस वाले रीजन में ये लोग रूल कर रहे थे, लेकिन ये भी 10 से 14 सेंचुरी टाइम पीरियड की बात हो रही है। क्वेश्चन 7 सेंचुरी का ये सही हुआ। वल्लभी के मैत्रक, अगर आपको याद हो, वल्लभी एक प्लेस है आपका गुजरात वाले रीजन में, तो गुजरात में अगर आपको पता हो कि यहाँ पर अपनी बेटी की शादी कराई थी हर्षवर्धन ने, ठीक है, ध्रुवसेन सेकंड से अपनी बेटी की शादी कराई थी, तो भाई शादी तो तभी कराएंगे कंटेम्प्रेरी होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये भी ठीक हो गया। तो बचा क्या, दिमाग चलाया होगा आपने, तो सेकंड और फिफ्थ ये आपका गलत है, बाकी कौन से बचे, सेकंड और फिफ्थ देख लीजिए, सेकंड इसमें आ रहा है गलत है, सेकंड इसमें नहीं आ रहा, चलो इसमें आ रहा है सेकंड गलत है, इसमें तो ठीक है, ये तो दो ही है, ठीक है, कौन सा सही है, तो 1 3 4 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन हेतु प्रबंधन प्रणाली सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया गया था। ये शायद ये क्वेश्चन अगर आपको पता होगा, आपने हड़प्पा पढ़ा हो, कि कहाँ पर वाटर कंजर्वेशन किया जाता था, वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था, तो वो धोलावीरा एक ऐसी जगह है जहां पर उसको कंजर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, कि इनमें से पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा ठीक है। नानुक, अगर आपको याद हो नानुक राजवंश, क्या नानुक इसी राजवंश से, चंदेल से थे, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट है ये लाइन, कि ये फाउंडर ऑफ द क्या थे, फाउंडर ऑफ चंदेल। नेक्स्ट, जय शक्ति परमार, जय शक्ति मालवा के परमार, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था क्या सही है, जय शक्ति मालवा सॉरी आपके परमार से नहीं थे, ये भी चंदेलों के ही राजा थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला गलत हुआ, ये सही हुआ। नागभट्ट सेकंड गुर्जर प्रतिहार, अगर आपको थोड़ा भी याद हो कि जब कन्नौज के लिए युद्ध हुआ था, जब कन्नौज के लिए युद्ध, तो नागभट्ट सेकंड भी उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ समय के लिए इनको कन्नौज मिल भी गया था गुर्जर प्रतिहार को, तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई वैसे ही बता दोगे आपकी, भाई हाँ ठीक है, ये तो ये स्टेटमेंट सही है। भोज राष्ट्रकूट, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में दो भोज आ रहे हैं, एक है मीर भोज और एक है आपका राजा भोज। राजा भोज जो आपको मिलेंगे ये आपको परमार वंश से मिलेंगे, और आपका ये जो मीर भोज है ये गुज्जर प्रतिहार से मिलेंगे, तो यहाँ पे तो भोज में से कौन कोई भी भोज नहीं है, तो ये तो राष्ट्रकूट है, तो ये वैसे ही गलत हो जाता है, तो आपका
सेकंड और फोर्थ गलत है, केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल दो युग्म। आपका ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो केवल दो युग्म ही इसमें ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम 20 क्वेश्चंस के साथ मिले हैं एशियंट इंडिया के। आई होप आपने कुछ चीजें सीखी हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहाँ कहाँ से इनमें बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है। हम एक नए क्वेश्चंस के साथ कल दोबारा मिलेंगे, जिसमें हम मिडिवल के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और जुड़े रहिए एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस को देखने के बाद चेंज होगा। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्वेश्चंस भी देखते रहने हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने देखा होगा ना, ऑप्शन ही अलग है, चीजें ही अलग हो रही हैं, तो उन चीजों को समझते हुए चलना है। आज के लिए मैं आपका थैंक यू करूंगी और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।